नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज हम सुनेंगे एक लघु उपन्यास। शीर्षक है सुहाग। आज प्रस्तुत है प्रथम भाग। तो आइए सुनते हैं सुहाग, इस लघु उपन्यास का प्रथम भाग। बुआ जी, स्टोर रूम में यह किसी की शादी की तस्वीर मिली है। इसमें यह महिला तो मम्मी जी जैसी लग रही है, लेकिन पुरुष तो पापा जैसे नहीं। अविका ने अपने बुआ सास से पूछा। सच कह रही है तू? ये तेरी सास सरगम ही है, दमयंती बुआ बोली। और ये कौन है? अविका ने पूछा। ये तेरे पहले ससुर हैं, दमयंती बुआ बोली। तो क्या मम्मी जी की दो शादियां हुई थी? ये मुझे पुलकित ने कभी नहीं बताया, अविका बोली। ये बात तो पुलकित को भी पता नहीं है, तो तुझे कैसे बताएगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आया बुआ जी, अबिका बोली। वो ये कि तेरे ससुर कमलेश्वर सरगम के दूसरे पति थे। ये बात तीनों बच्चों में से किसी को ही पता नहीं। लेकिन क्यों? अविका ने पूछा। क्योंकि कमलेश्वर नहीं चाहता था कि कोई बच्चों से ये कहे कि वो उनका दूसरा बाप है, दमयंती बुआ ने बताया। अब पूरी तरह बताइए ना बात को बुआ, ऐसे बात को गोल गोल मत घुमाइए, अविका बोली। तो तू सरगम की पूरी कहानी सुनना चाहती है? दमयंती बुआ बोली। जी बुआ जी, बताइए ना, आखिर क्या थी मम्मी की कहानी? उन्हें दो शादियां क्यों करनी पड़ी? अविका ने पूछा। तो सुन, मैं सुनाती हूँ तुझे सरगम की कहानी। और इतना कहकर दमयंती बुआ ने कहानी सुनाना शुरू की। ये तब की बात है जब कमलेश्वर और सरगम छोटे हुआ करते थे। दोनों के पिता रेलवे में काम करते थे। कमलेश्वर के पिता स्टेशन मास्टर थे और सरगम के पिता वहां के इंजीनियर। दोनों के ओहदे अच्छे थे, इसलिए दोनों को बहुत बड़े सरकारी बंगले मिले हुए थे रेलवे कॉलोनी में। वहीं दोनों बच्चे अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। कमलेश्वर के पिता रामधनी सिंह, माँ सुमित्रा और दो बड़े भाई बहन। कमलेश्वर सब में छोटा और दुलारा था। सरगम अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके पिता शशिकांत गुप्ता और माँ प्रतिमा रामधनी और सुमित्रा से उम्र में काफी छोटे थे, इसलिए प्रतिमा सुमित्रा को जीजी और शशिकांत रामधनी को बड़े भैया कहकर पुकारा करते थे। कॉलोनी में और भी परिवार थे, लेकिन उनके ओहदे इन दोनों से कम थे, इसलिए इन दोनों परिवारों का रेलवे के और घरों से ज्यादा संपर्क नहीं था। लेकिन उन सबके सुख दुख में वे शामिल जरूर होते थे। दोनों परिवार ही एक दूसरे की खुशियों में सम्मिलित हुआ करते थे। इसी तरह दोनों बच्चे सरगम और कमलेश्वर साथ साथ स्कूल जाते और साथ साथ खेलते हुए बड़े हो रहे थे। शशिकांत ने प्रतिमा से प्रेम विवाह किया था, वो भी अपने परिवार की मर्जी के बिना, इसलिए शशिकांत के परिवार वालों के हृदय में उनके लिए कोई स्थान न था। वो शशि से इसलिए नाराज थे क्योंकि प्रतिमा के माँ बाप नहीं थे। वो एक अनाथ लड़की को अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहते थे। प्रतिमा के एक दूर के मामा थे, उन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया था, इसीलिए शशि अपने परिजनों के पास नहीं जाता था। कोई भी तीज त्योहार आता तो वह अकेले ही मनाते, लेकिन उधर रामधनी का परिवार तीज त्योहार मनाने अपने गांव ही जाता था। सबकी जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। सरगम और कमल के बीच भी दोस्ती और झगड़े चलते रहते थे। एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि सरगम अपनी गुड़िया का ब्याह रचा रही थी। उसने मोहल्ले की और भी लड़कियों को शादी की दावत में बुलाया था। गुड़िया उसकी थी और दूल्हा किसी और लड़की का था। लड़कियों का खेल था, इसलिए उसने कमलेश्वर को बुलाना नहीं उचित समझा। ब्याह रेलवे कॉलोनी के बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर था। प्रतिमा ने उस दिन सबके लिए बहुत सारे पकवान बनाए और शादी की सारी व्यवस्थाएं उसी ने की। पत्तल, सकोरे, शादी की साज सजावट सब उसने ही की थी। उसे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो तो अनाथ थी। उसके नाज और नखरे उसके पति के सिवाय किसी और ने नहीं उठाए थे, इसलिए वो अपनी बेटी सरगम के सभी नखरे उठाती थी। उस दिन इतवार था। कमलेश्वर देर तक सोया रहा और फिर दोपहर तक बाहर आया खेलने के लिए। लेकिन ये क्या, वहां तो गुड़िया का ब्याह रचाया जा रहा था, वो भी सरगम की गुड़िया का, और उसने मुझे बुलाया नहीं, चुड़ैल कहीं की। और वो गुस्से में दंदनाते हुए सरगम के पास पहुंचकर बोला, सरगम, आज तेरी गुड़िया का ब्याह था और तूने मुझे नहीं बुलाया। ये सब लड़कियों के काम है, तुम लड़कों का भला यहाँ क्या काम? सरगम बोली। मैं तो तेरा अच्छा दोस्त हूँ ना। देख, तूने ये भगवान जी का काला धागा मेरे गले में बांधते हुए कहा था ना कि मैं तेरा पक्का वाला दोस्त हूँ। कमलेश्वर ने प्रमाणित किया। हाँ, कहा तो था। तू क्या कर लेगा? पर जा, नहीं बुलाया और ना कभी बुलाऊंगी। तू मुझे नहीं बुलाएगी?
और इतना कहकर कमलेश्वर ने सरगम की गुड़िया फेंक दी और सारा सामान भी बिखेर दिया। सरगम की भी कहाँ कम थी। उसने कमलेश्वर की हथेली अपने मुंह में भर ली और ऐसे जोर से दांत गड़ाए कि खून निकल आया। कमलेश्वर दर्द से चीख उठा। उसकी चीख सुनकर सब बाहर भागे। तब तक कमलेश्वर की पूरी हथेली खून से भर चुकी थी। डर के मारे सरगम घर में कहीं छुप गई। शशिकांत ने फौरन कमलेश्वर को अपनी साइकिल पर बिठाया और ले चले डॉक्टर के पास पट्टी कराने, क्योंकि उस समय रामधनी घर पर नहीं थे और फिर चोट तो शशिकांत के बेटे ने दी थी। थोड़ी देर में शशिकांत कमल को लेकर घर आ गए। कमल को टिटनस का इंजेक्शन भी दे दिया गया था। पट्टी भी हुई और हफ्ते भर के लिए दवाई की पुड़िया भी खाने को मिली। बेवजह इतना सारा कष्ट, वो बिल्कुल भरा बैठा था सरगम पर। जब कमलेश्वर की पट्टी हो गई तो सुधा ही सरगम को डांटने की, लेकिन सरगम तो गुलर का फूल हो गई थी। सबने इतना ढूंढा लेकिन नहीं मिली। अब तो प्रतिमा रोने को आई और करम पर हाथ धरकर बैठ गई। उसे लगा ऐसा ना हो कि उसके बच्चे डर के मारे किसी रेल में बैठकर कहीं चली गई हो। अब चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मोहल्ला भर सरगम को खोजने में लग गया, लेकिन सरगम कहीं न मिली। रेलवे पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई। पुलिस भी ढूंढने में लग गई। आधी रात होने को आई सरगम को खोजते खोजते, लेकिन सरगम कहीं ना मिली। माथे पर हाथ रखकर सब बाहर बैठे थे। शशिकांत को हल्की ठंडक महसूस हुई तो उसने प्रतिमा से कहा कि भीतर से शॉल ले आओ। प्रतिमा भीतर शॉल लेने पहुंची। उसने कपड़ों की बड़ी सी टोकरी को टटोला तो सरगम उन्हीं कपड़ों के बीच में घुसी सो रही थी। जैसे प्रतिमा ने सरगम को देखा तो मारे खुशी के चिल्ला उठी, मिल गई सरगम, सरगम मिल गई। सब दौड़े दौड़े अंदर आए। शशिकांत और प्रतिमा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और तभी कमलेश्वर भी भागकर आ पहुंचा और उसने सरगम से पूछा, कहाँ चली गई थी रे तू? मैं तो डर ही गया था। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए इस टोकरी में आकर छुप गई। फिर मुझे नींद आ गई। सरगम ने मासूमियत से जवाब दिया। अब बड़ों के बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं था। दोनों ने इस झगड़े को आपस में सुलझा लिया था। दिन बीतते जा रहे थे। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब सरगम 11 की पूरी होकर 12वें साल में पहुंच गई थी और कमलेश्वर भी 13वें में पहुंच गया था। दोनों की दोस्ती अब भी बरकरार थी। हालांकि कभी कभी प्रतिमा सरगम से कहती भी थी कि अब तू बड़ी हो रही है, कमल से ज्यादा दोस्ती ठीक नहीं। क्यों? वो तो मेरे बचपन का दोस्त है, उससे दोस्ती ठीक क्यों नहीं? सरगम पूछती। सरगम का जवाब सुनकर प्रतिमा चुप हो जाती। अब वो भी क्या कहती और कैसे समझाती सरगम को। इसी बीच प्रतिमा 2 बार गर्भवती तो हुई, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने ऊपर जाते तो उसका शरीर उस बच्चे को स्वीकार न करता और उसके गर्भ को सूना करके पुनः भगवान के पास लौट जाता। अब प्रतिमा और शशिकांत ने ये सोचकर संतोष कर लिया था कि चलो एक संतान तो है, वे निस्संतान तो नहीं है, और फिर उनकी बेटी किसी राजकुमारी से कम तो नहीं। वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। एक दिन शशिकांत रेल में किसी गड़बड़ी को देख रहे थे। रेल के इंजन में बाहर की ओर खड़े होकर कुछ ठीक करने का प्रयास कर रहे थे और तभी उन्हें बिजली का झटका सा लगा और वे अपना संतुलन खो बैठे और रेलवे की पटरी पर आ गिरे। तभी उनका सिर पटरी से इतने जोर से टकराया कि फिर वो कभी भी खड़े न हो सके। शायद सिर में गंभीर चोट आई थी। रेलवे कॉलोनी में जब उनकी मौत का समाचार की खबर पहुंची तो हाहाकार मच गया। प्रतिमा को तो ना कुछ होश था और ना कोई खबर। उसके तो आंसू भी ना निकले थे। शशिकांत का परिवार भी गांव आ पहुंचा था। जवान बेटी की मौत का इल्जाम बहू के ऊपर थोप कर और बेटी की अस्थियां लेकर वे भी रवाना हो गए। रह गई माँ बेटी, जिन्हें रामधनी के परिवार ने ही संभाला। खबर सुनकर प्रतिमा के मामा भी आ पहुंचे। उन्हें देर से खबर मिली, इसलिए पहले नहीं आ पाए और जिस रोज मामा आए उसी रात को सरगम को इस दुनिया में अकेला छोड़कर प्रतिमा भी अपने शशि के पास चली गई। रोती बिलखती सरगम को कमलेश्वर की माँ ने संभाला। इतनी सी उम्र में उस पर पहाड़ टूट पड़ा था। प्रतिमा का अंतिम संस्कार करके बूढ़े मामा अपनी भांजी की अस्थियां और अपने नातिन को लेकर गांव जाने को रवाना हो गए और पीछे छूट गई कमलेश्वर और सरगम की दोस्ती। इधर सरगम आंसू बहाती रही और उधर कमलेश्वर को उसके घर वालों ने बड़ी मुश्किल से संभाला। सरगम अपनी माँ के मामा जी रघुवर दयाल जी के साथ उनके घर पहुंची तो उसको देखते उनकी पत्नी संतोषी का मुंह बन गया और वो रघुवर दयाल जी से बोली, बड़े मुश्किलों से तो अनाथ माँ से पीछा छुड़ाया था, अब उसकी अनाथ बेटी को भी उठा लाए।
तुमने क्या अनाथों को पालने का ठेका ले रखा है? चुप रहो तुम, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। किसके भरोसे अनाथ लड़की को छोड़ देता? कुछ भी हो, चाहे दूर की ही सही, है तो अपने रिश्तेदार ही की बेटी, ऊपर से कन्या। और फिर इंसानियत के नाते ही कुछ सोच लिया करो। भगवान को क्या मुंह दिखाओगी अगर इतना पाप करोगी तो? रघुवर दयाल जी बोले, जिंदगी भर माँ को रखा, अब बेटी को भी खिलाए पढ़ाए और फिर ब्याह का भी खर्चा उठाए। संतोषी बोली, अरे तुम्हारा नाम संतोषी किसने रखा? क्योंकि तुम्हारे नाम के अनुसार तो तुम्हारी प्रकृति है नहीं। कभी किसी की भलाई के बारे में भी सोच लिया करो। कुछ तो संतोष रखा करो। जब मरोगी तो क्या ये धन दौलत सिर पर लाद कर ले जाओगी? कुछ नहीं जाता संग, सब यहीं का यही धरा रह जाता है। तो तुम क्या चाहते हो? सब कुछ दान कर दूं और सड़क पर भीख मांगने लगूं? अरे मैंने ऐसा कहा है क्या? रघुवर दयाल जी बोले, तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, मैं तो हार चुका हूँ तुमसे। ना जाने कब तुमसे पीछा छूटेगा। तो मार क्यों नहीं डालते मुझे? रोज रोज की झंझट ही खत्म हो जाएगी। संतोषी बोली, यही तो नहीं कर सकता, मुझे अपने कर्म नहीं बिगाड़ने। रघुवर दयाल जी बोले, तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे? संतोषी बोली, कभी नहीं, ये बच्ची मेरे घर में ही रहेगी। रघुवर दयाल जी बोले, तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, मैं इसे बना बना कर नहीं खिलाऊंगी। संतोषी बोली, ठीक है, तो मत खिलाओ, मैं इसे लेकर खेत वाली कोठरी पर पड़ा रहूंगा, मैं इसे बनाकर खिलाऊंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मेरी तीनों बेटियां इस घर में रहती थी तो इसकी माँ उनका हिस्सा बटा लेती थी, अब ये मेरी पोती का हिस्सा बटाने आ गई है। कोई किसी का हिस्सा नहीं बटाता, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। रघुवर दयाल जी बोले, तुम्हें जो दिखे सो करो। और इतना कहकर संतोषी भीतर चली गई और रघुवर दयाल जी सरगम को लेकर खेत वाली कच्ची कोठरी में रहने चले गए। संतोषी भीतर पहुंची तब तक उसका बड़बड़ाना चालू ही रहा। उसका बड़बड़ाना देखकर उसकी बहू कनकलता ने पूछा, अम्मा क्या बात है, किस पर इतना गुस्सा हो रही हो? अब तू ही बता। सालों पहले अनाथ प्रतिमा को मैंने इस घर में रहने दिया, वो तो मैं जैसे तैसे सह गई, लेकिन अब उसकी अनाथ बेटी को भी तेरे बाबूजी घर उठा लाए। संतोषी बोली, अच्छा तो ये बात है। कनकलता बोली, हाँ यही बात है। अब तेरी कालिंदी सयानी हो रही, उसका ब्याह करना है, कब तक अनाथों को पालते रहेंगे? मैंने कह दिया तो मुंह फुलाकर खेत वाली कोठरिया में रहने चले गए उस लड़की को साथ लेकर। लेकिन अम्मा तुम ही बताओ, अगर बाबूजी खेत वाली कोठरिया में रहेंगे तो चार लोग चार बातें ना बनाएंगे? अच्छा नहीं लगता, बुलवा लो उन्हें वापस। अम्मा पड़ी रहेगी वो लड़की एक कोने में, इतना बड़ा तो घर है, उससे काम करवाएंगे ना, मुफ्त में थोड़े ही देंगे रोटी। कनकलता बोली, अरे मेरी मोटी बुद्धि में तो ये बात घुसी नहीं, बेकारी जाने दिया तेरे बापूजी को। संतोषी बोली, कोई बात नहीं अम्मा, ये आ रहे हैं तो इनको भेज देना बाबूजी को लाने, और कहना कि वो लड़की इस घर में ही रहेगी। हाँ यही सही रहेगा, दिनेश को आ जाने दे, वो ले आएगा तेरे बाबूजी को। लो अम्मा, हो गई ना समस्या हल, तुम फालतू परेशान हो रही थी। हाँ बहुरिया, तुम सही कहती हो। और फिर जब दिनेश घर लौटा तो संतोषी ने फौरन ही उसे रघुवर दयाल जी को लाने को भेज दिया। रघुवर दयाल जी सरगम के साथ घर आ गए। संतोषी ने कनकलता को समझा दिया कि भला इसे बचा कुचा बासी खाना ही मिले, मिठाइयाँ और घी की तो ये लड़की शक्ल भी ना देख पाए। जब ये काम कर ले तभी इसे खाने को दो, महारानी नहीं है ये कहीं की। सास की सभी हिदायतों पर कनकलता ने हाँ की मुहर लगा दी, लेकिन वो सास के बताए हुए रास्तों पर ना चलती। उसे लगता कि जैसे उसके लिए उसकी बेटी कालिंदी है, वैसे ये भी बेचारी अनाथ है, किसी का क्या बिगाड़ सकती है? बिगड़ तो सब कुछ इसी का गया है। लेकिन जब सास सामने होती तो वो उससे मजबूरी में काम करवा लेती और सास के इधर उधर होते ही सारा काम खुद निपटा लेती। सास की नजरों से बचाकर उसे छुप छुप कर बढ़िया बढ़िया चीजें भी खिला ही देती। सरगम भी मामी को चाहने लगी थी। संतोषी से छुप छुपा कर कनकलता कभी कभी सरगम के बालों में तेल लगाती, उसके बाल बनाती, उसके सिर पर ममता भरा हाथ फेर देती, लेकिन वो संतोषी के सामने कभी भी जाहिर न होने देती कि वो सरगम को चाहती है। सरगम के दिनेश मामा भी उसके लिए कपड़े ला देते, उसकी जरूरत भर के सामान ला देते। दिनेश ये भी सोचता कि कालिंदी की तरह सरगम भी फिर से स्कूल जाना शुरू कर दे तो, लेकिन संतोषी इस बात के लिए कतई राजी ना हुई।
इसलिए सरगम 8वीं के बाद आगे पढ़ ही नहीं पाई। वो कमलेश्वर को तो जैसे भूल सी गई थी। इधर कमलेश्वर के मन में अभी भी सरगम की यादें जिंदा थी। वो उसकी तस्वीर लेकर उसके सामने खड़े होकर घंटों बातें करता। सरगम के जाने के बाद उसने खेलना कूदना काफी कम कर दिया था। जब उसकी माँ कहती या परिवार का कोई सदस्य उसे बाहर जाकर खेलने को कहता, तभी वो बाहर जाता। ऐसा लगता था कि जैसे उसका बचपना सरगम के साथ ही चला गया हो। उसे अपनी जिंदगी रूखी से लगने लगी थी। बस वो जी रहा था, लेकिन पढ़ाई पर वो अब भी ध्यान दे रहा था और स्टेशन पर जाकर घंटों बेंच पर बैठकर रेलगाड़ियों को आता जाता देखता रहता। उसे अब भी आशा थी कि एक न एक दिन सरगम जरूर लौटेगी। समय यूं ही बीतता जा रहा था। कालिंदी ने अब 12वीं पास कर ली थी और वह 18 साल की हो चुकी थी। संतोषी को कालिंदी के ब्याह की फिक्र सताने लगी। सरगम कालिंदी से छोटी थी, वो अब 16वीं में लगी थी। रघुवर दयाल जी ने कालिंदी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और उन्हें एक बहुत अच्छा रिश्ता भी मिल गया। रघुवर दयाल और दिनेश लड़के वालों के घर जाकर सब कुछ देख भी आए। उन्हें लड़का और परिवार दोनों जच गए। इधर सरगम अभी भी अल्लड़ थी, छोटे बच्चों की तरह हरकतें करती। घर के कामों से फुर्सत हो जाती तो पेड़ों पर चढ़कर कहीं आम तोड़ती तो कहीं अमरूद, और रोज ना रोज किसी न किसी से झगड़ा मोल लेकर आती। जब संतोषी को उलाना मिलता तो वो उसके खून की प्यासी हो जाती और रघुवर दयाल जी से कहती, देखो मैंने कहा था ना, इस लड़की को मत रखो, दिन भर आवारा की तरह घूमती है, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, मुफ्त का खाने को दे दो बस। नानी, उसने पहले मेरे बाल घसीटे थे तो मैंने भी गाल पर थप्पड़ दे दिया, सरगम बोलती। देखो तो कितना बोलती है, गलती भी करती है और ऊपर से चिल्ला भी रही है। इतनी बड़ी हो गई है, ऐसा नहीं कि घर में रहे शरीफ लड़कियों की तरह। बस दिन भर इससे झगड़ा उससे झगड़ा, इसके सिवा इसको कुछ नहीं आता, संतोषी चिढ़कर बोलती। अच्छा सरगम बेटा, पूरी बात बताओ, रघुवर दयाल जी ने पूछा। नाना जी, उस माधव ने मेरे सारे अमरूद छीन लिए। मैंने बड़ी मेहनत से तोड़े थे। जब मैंने उसे मना किया तो उसने मेरे बाल पकड़ के खींच दिए। तो क्या मैं चुपचाप सहती? सब मैंने भी थप्पड़ धर दिया। वो नहीं सह पाया तो मैं क्या करूं? और वो रोता हुआ अपने घर चला गया और घर जाकर अपनी माँ से शिकायत कर दी। तो उसकी माँ दंतनाते हुए नानी के पास आ गई, उलाहना लेके। सरगम की बात सुनकर रघुवर दयाल जी हंस पड़े। उनका हंसना देखकर संतोषी चिढ़ते हुए बोली, और चढ़ाओ खोपड़ी पर, अगर ऐसी ही हरकतें रही तो कल को ब्याह होना मुश्किल हो जाएगा। फिर बैठी रहेगी जिंदगी भर मेरी छाती पर मूंग दलती हुई। अरे भाग्यवान बच्ची है ये, आ जाएगी समझ, रघुवर दयाल जी बोलते। अरे मुझे क्या लेना देना, जब ब्याह नहीं होगा तो तुम ही कहोगे, इतना कहकर संतोषी भीतर चली गई। रघुवर दयाल जी सरगम से बोले, जाओ बेटिया, तुम भी भीतर जाकर जरा अपना हुलिया ठीक कर लो। जी नाना जी, अब भी जाती हूँ। सरगम भी भीतर चली गई। अक्सर ही ऐसा होता रहता था सरगम के साथ, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा, किसी से मार कुटाई। संतोषी आ कर रघुवर दयाल जी से शिकायत करती, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। उन्हें अब इन सब की आदत जो पड़ चुकी थी। कुछ दिनों बाद कालिंदी को वो परिवार और लड़का देखने आया। कालिंदी उन सबको पसंद आ गई। 4 महीनों के बीच में ब्याह भी पक्का हो गया। जेठ मास में ब्याह होना तय हुआ। जोर शोर से सब ब्याह की तैयारी में लग गए। जब ब्याह के 15 दिन रह गए तो रिश्तेदार भी आने शुरू हुए। बहुत सालों बाद घर में ब्याह का अवसर आया था। रघुवर दयाल जी की सबसे छोटी बेटी के ब्याह के बाद तो उन्होंने अपने सभी मित्रों को, रिश्तेदारों को बुलाया। एक रोज दोपहर के समय किसी आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रही थी। उसके हाथ में 2 4 आम थे। तभी उसके हाथ से एक आम छूटकर पेड़ के नीचे से गुजर रहे बुजुर्ग को जा लगा। उन्होंने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो वहाँ सरगम थी। उन्होंने कहा, ए लड़की, उतर नीचे। नहीं आती, क्या कर लोगे बोलो? बड़ों से ऐसे बात करना सिखाया तेरे माँ बाप ने? बुजुर्ग बोले। मेरे तो माँ बाप ही नहीं है, सरगम बोली। सच कहती हो क्या? बुजुर्ग ने पूछा। जी बिल्कुल सच, मैं झूठ नहीं बोलती, सरगम बोली। चल अच्छा नीचे आ तो बिटिया, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बुजुर्ग बोले। अभी आती हूँ नीचे, पर डांटना मत, सरगम बोली। हाँ तू नीचे तो आ, बुजुर्ग बोले। और सरगम पेड़ से नीचे उतर आई। लो आ गई नीचे। बोलो क्या काम है? काम तो कुछ नहीं है, ये तो बता तेरा नाम क्या है? बुजुर्ग ने पूछा। मेरा नाम सरगम है, और तुम्हारा नाम? सरगम ने धड़ल्ले से पूछा। मैं जगजीवन राम हूँ, वे बुजुर्ग बोले। अच्छा,
आम खाओगे? सरगम ने पूछा। हाँ बेटी, तुम्हें खाओ। वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो, सरगम बोली। तुम भी तो बहुत अच्छी हो बिटिया। ना, मैं अच्छी नहीं हूँ, सरगम बोली। ऐसा कौन कहता है? मुझे तो तू बहुत भली लगी, जगजीवन राम बोले। ऐसा नानी कहती है और गांव वाले भी कहते हैं, सरगम बोली। तुम्हारी नानी और गांव वाले बिल्कुल गलत कहते हैं। तुम तो बहुत अच्छी हो। कहीं तुम मुझे बुद्धू तो नहीं बना रहे? सरगम बोली। अरे भला तुझे कोई बुद्धू बना सकता है? तू तो बड़ी समझदार है, जगजीवन राम जी बोले। वैसे तुम इस गांव के नहीं लगते, कहाँ से आए हो? सरगम ने पूछा। बिल्कुल सही, सच में मैं इस गांव का नहीं हूँ, जगजीवन राम जी बोले। तो कहाँ से आए हो? सरगम ने पूछा। मैं सीतापुर से आया हूँ। और ये यहाँ क्या करने आए हैं? सरगम ने पूछा। मैं यहाँ अपने दोस्त की पोती की शादी में आया हूँ, जगजीवन राम जी बोले। किसके घर जाओगे? सरगम ने पूछा। रघुवर दयाल जी के घर जाऊंगा, मेरे दोस्त। बहुत साल पहले आया था मैं इस गांव में, उसके सबसे छोटी बेटी की शादी में। तो तुम नाना जी के दोस्त हो और कालिंदी की शादी में आए हो? सरगम ने पूछा। अच्छा, तो तुम उनकी नातिन हो? जगजीवन राम जी ने पूछा। मैं उनकी दूर की नातिन हूँ, तभी तो नानी मुझे प्यार नहीं करती, सरगम बोली। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, जगजीवन राम जी बोले। ये तुम नाना जी से पूछ लेना। अब यही खड़े बतियाते रहोगे कि घर भी चलोगे? सरगम बोले। अच्छा चलो घर चलते। इतना कहकर जगजीवन राम जी सरगम के साथ चल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने सरगम के बारे में रघुवर दयाल जी से पूछा। तब रघुवर दयाल जी ने सरगम की सारी कहानी कह सुनाई। सरगम की कहानी सुनकर जगजीवन राम जी बोले, कितनी प्यारी बच्ची है, और ऐसा अनर्थ हो गया बेचारी के साथ। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अभी तो मैं जिंदा हूँ, इसे संभाल लेता हूँ। कोई कुछ कहता है तो इसका पक्ष ले लेता हूँ, लेकिन मेरे बाद न जाने इसका क्या होगा। कौन संभालेगा फिर इसे? कितनी भोली और मासूम है, अभी दुनियादारी की भी कोई समझ नहीं है इसे। रघुवर दयाल जी चिंतित स्वर में बोले। ठीक कहते हैं मित्र, बहुत ही भोली है लड़की, इसीलिए तो मुझे डर लगता है, रघुवर दयाल जी बोले। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मन के सच्चे लोगों के साथ भगवान कभी भी बुरा नहीं होने देते। शायद तुम ठीक कहते हो मित्र, रघुवर दयाल जी बोले। दोनों मित्रों के बीच ऐसी बातें चलती रही। जगजीवन राम जी भी ब्याह के कामों में रघुवर दयाल जी का हाथ बटा रहे थे, और उन्हें जब भी फुर्सत मिल जाती सरगम से बात करना नहीं भूलते। उससे बात करते करते वे कभी कभी अपने आप को भी भूल जाते। उन्हें 2-3 दिनों में ही सरगम से बहुत लगाव हो गया था। शादी वाले दिन कनकलता ने सरगम को अपने हाथों सजाया, कुछ गहने भी पहना दिए। बसंती रंग के लहंगे में सरगम का रूप कुंदन के जैसा चमक उठा। उसे जो भी देखता तो देखता रह जाता। 16 साल के सरगम अपनी उम्र से ज्यादा ही बड़ी लग रही थी। दिनेश भी अपनी भांजी को देखते ही रह गए और कनकलता से बोला, लगता है अगले 1 आध सालों में हमारे घर एक और बारात आने वाली है। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे सरगम को अच्छा सा घर मिल जाए जहाँ वो राज करे, और उसका दूल्हा उसे इतना चाहे कि वो अपने पुराने सारे दुख भूल जाए। कनकलता बोली। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर पड़े, दिनेश बोला। उस दिन सरगम को जो भी देखता बस देखता ही रह गया। रघुवर दयाल जी को भी आज सरगम सियानी दिख रही थी। उन्होंने मन में सोचा कि कितनी प्यारी बच्ची है, बस थोड़ी अल्लड़ ही तो है, फिर भी लोग ना जाने क्यों इसे पसंद नहीं करते। जगजीवन राम जी ने सरगम को देखा तो उसके पास जाकर बोले, सरगम बिटिया, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, आज ना मुझे मामी ने तैयार किया है, लेकिन ये सब मुझे बिल्कुल भी भा नहीं रहा। ये गहने, ये लहंगा, ये चूड़ियाँ सब मुझे चुभ रहे हैं। देखो तो, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही। कोई बात नहीं बिटिया, आज शादी है ना, देखो सभी ने नई पोशाकें पहनी है। बस थोड़ी देर की तो बात है। ठीक है, लेकिन सहन नहीं हो रहा मुझसे, सरगम बोली। पूरे ब्याह में वो यहाँ से वहाँ हिरनी की तरह कुलांचे भरती रही, कभी इधर से उधर तो कभी उधर से इधर। उसे देखकर संतोषी उसे टोकते हुए कहती, तू घड़ी भर शांत होकर नहीं बैठ सकती? कालिंदी के ससुराल वाले तुझे देखकर ना जाने क्या सोचते होंगे। तो सोचने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमें तो पड़ता है। अब क्या सबके सामने हमारी नाक कटवाएगी? संतोषी बोलती रही, और सरगम तो चिकना घड़ा थी, उससे क्या फर्क पड़ रहा था। वो तो अपने ही धन में मस्त थी। कालिंदी का ब्याह बहुत अच्छे से निपट गया, विदा भी हो गई, और 1-2 दिन में धीरे धीरे सभी मेहमान भी जाने लगे। जगजीवन राम जी वरदयाल जी के पास आकर बोले, एक बात कहूँ मित्र? हाँ हाँ, मुझसे कैसा संकोच।
मैं अपने पोते संयम के लिए तुम्हारी सरगम का हाथ मांगता हूँ, जगजीवन राम जी बोले। रघुवर दयाल जी ने ये सुना तो उन्हें कुछ अटपटा सा लगा और वे बोले, अभी तो 16 साल की ही है वो, ऊपर से अल्लड़ और मासूम, वो क्या समझ पाएगी शादी का मतलब। फिर तुम्हारा पोता तो टेलीफोन विभाग में इंजीनियर है, मेरी सरगम से उम्र में बड़ा भी तो होगा, और क्या वो ये रिश्ता मंजूर करेगा। अरे तुम बस हाँ कर दो मित्र, मैं सबको मना लूंगा, लेकिन सरगम जैसी प्यारी बच्ची मेरे परिवार में ही बहू बनकर आनी चाहिए। लेकिन मैं घर में सबसे पहले पूछ तो लूं, रघुवर दयाल जी बोले। मैं 2 दिन और रुक जाता हूँ यहाँ, तुम सबसे सलाह मशवरा कर लो। अब तो हाँ का जवाब लेकर ही यहाँ से हटूंगा। रघुवर दयाल जी ने घर में इस विषय पर सबसे बात की, पर बाबूजी, वो तो अभी 18 की भी नहीं हुई है, ऊपर से अल्लड़, कुछ भी तो नहीं समझती वो, सिवाय पेड़ों से आम और अमरूद तोड़े जाने की उसे कुछ आता भी है। दिनेश बोला। कनकलता भी नहीं चाहती थी कि अभी सरगम का ब्याह हो, लेकिन संतोषी को यह अच्छा मौका मिला था सरगम को अपने घर से भगाने का। बोली, घर बैठे बैठा इतना अच्छा रिश्ता आया है, ऊपर से लड़का इंजीनियर है, उम्र में थोड़ा ही बड़ा हुआ, ज्यादा से ज्यादा 25 का होगा, और तुम्हारी लाडली के पास ऐसी कौन सी डिग्रियां धरी हैं कि आसानी से उसका ब्याह हो जाएगा। घर के कामों में भी निपुण नहीं है, कल को कैसे करोगे उसका ब्याह। अगर ये रिश्ता ठुकरा दिया तो फिर कोई नहीं आएगा तुम्हारे द्वारे रिश्ता मांगने। लड़की में केवल रूप ही रूप है, गुण नहीं। संतोषी की बात सुनकर रघुवर दयाल जी सोच में पड़ गए, आखिर क्या कहें, लेकिन संतोषी ने आखिरकार रघुवर दयाल जी से हाँ करवा ही ली। ये खबर सुनकर जगजीवन राम जी फूले न समाये और खुशी खुशी अपने घर की ओर रवाना हो गए। जब उनके पोते संयम ने ये बात सुनी तो वो अड़ गया कि ब्याह ना करेगा। लड़की उम्र में छोटी और ऊपर से 8वीं तक ही पढ़ी हुई है, वो तो आगे इंजीनियर है, कम से कम ग्रेजुएट लड़की की कामना तो कर ही सकता। और इधर जगजीवन राम जी भी अड़ गए। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया कि जब तक संयम हाँ न कहेगा वो एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। उन्हें इसी तरह पूरा एक दिन हो गया। पानी ना पीने से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी बिगड़ती हुई हालत को देखकर संयम को मजबूरी में हाँ करनी ही पड़ी। संयम की हाँ सुनते ही जगजीवन राम जी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। संयम के हाँ करते ही पूरा परिवार सरगम को देखने गया, लेकिन संयम नहीं गया। वो बोला, दादाजी, आपने जब सब कुछ तय कर ही लिया है तो लड़की को देखने का मतलब ही क्या। मेरे हाँ या ना से क्या फर्क पड़ने वाला है। उसे नापसंद करने से थोड़ी मेरी शादी उससे टल जाएगी। पूरे परिवार ने जब लड़की को देखा तो वो सबको बहुत पसंद आई। सबने सोचा, लड़की तो भली है, बस थोड़ी नादान है, कम उम्र है ना, इसीलिए। बड़ों की मर्जी से सरगम और संयम का रिश्ता तय हो गया और 2-3 महीने बाद शादी की तिथि भी निकल आई। इस शादी से सबसे ज्यादा संतोषी खुश थी और कनकलता सबसे ज्यादा उदास। कनकलता को ये बात खटक रही थी कि आखिर लड़का सरगम को देखने क्यों नहीं आया। अगर लड़के को सरगम शादी के बाद पसंद न आई तो उसने ये बात दिनेश से भी कही। तो दिनेश बोला, ये बात तो मुझे भी खटक रही है, न जाने हमारे सरगम के नसीब में क्या लिखा है। बस ऐसे ही सबके मन की उधेड़बिन के बीच शादी की तैयारियां होती रही। सरगम के लिए तो शादी का मतलब अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छा अच्छा खाना और गहने था। उसे ये नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जा रही है। वो इन सब से बिल्कुल बेखबर अपनी शादी का जश्न मनाने में लगी हुई थी। और फिर वो दिन भी आ ही पहुंचा जिसका जगजीवन राम जी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। संयम दुल्हा बनकर घोड़ी चढ़ा और फिर आ पहुंचा सरगम के द्वारे बारात लेकर। संतोषी और रघुवर दयाल जी ने बड़े ही धूमधाम से दूल्हे और बारातियों का स्वागत किया। ब्याह की रस्में शुरू होते होते रात हो चुकी थी। दुल्हन को फेरों की रस्म के लिए बाहर मंडप में बुलाया गया। सरगम को संभालने के लिए कनकलता को उसके साथ आना पड़ा। वो सरगम के पीछे बैठकर सारे वक्त बस उसे ही संभालती रही। पेट्रोमैक्स के उजाले में सारी रस्में निभाई जा रही थी। संयम भी लालायित था अपनी दुल्हन को देखने के लिए। उसने कितने भी नाराजगी में ब्याह किया हो, लेकिन अब तो उस लड़की को उसके गार्ड से जोड़ दिया गया था, ताउम्र के लिए ही। अब वो उसकी संगिनी थी। नाराजगी उसे अपने घर वालों से थी। इस मासूम लड़के का भला इसमें क्या दोष। इससे भी तो बिना पूछे इसका ब्याह मेरे संग तय कर दिया गया होगा। इसने भी तो मुझे अब तक नहीं देखा। ये सब सवाल संयम के मन में चल रहे थे
और वो उनके जवाब भी खुद ही ढूंढ रहा था। वो बार बार अपनी नई नवेली दुल्हन का चेहरा देखने की कोशिश करता, लेकिन असफल रहता। कनकलता जरा भी सरगम का घूंघट उठने नहीं दे रही थी। बार बार सरगम और उसके जोड़े को संभाल देती। संयम को केवल अपनी दुल्हन के मेहंदी लगी हथेलियां और महावर लगे पाँव ही दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उसे तो अपनी दुल्हन का मुखड़ा देखना था, जो कि वो नहीं देख पा रहा था। ब्याह की रस्में भी पूरी हो गई, लेकिन संयम अपने दुल्हन का मुखड़ा नहीं देख पाया। ब्याह के सारे कार्य संपन्न हो चुके थे। अब विदाई का वक्त था। कनकलता और दिनेश फूट फूट कर रो पड़े। दो चार झूठे आंसू संतोषी ने भी बहा दिए, लेकिन रघुवर दयाल जी अपने सोन चरैया का विदा होते देख स्वयं को नहीं संभाल पा रहे थे। खुलकर रो भी नहीं सकते थे, क्योंकि समाज में रोने वाला नियम पुरुषों पर लागू नहीं होता। ये तो केवल स्त्रियों के लिए ही बना है। लेकिन कितना रोकते स्वयं को। आखिरकार फफक ही पड़े। और वहीं सरगम की आंखों में न आंसू थे और न कोई दुख। वो खुशी खुशी विदाई वाले तांके में जा बैठी, बिना आंसू बहाए। उसे ऐसे देखकर सब दांतों तले उंगलियां दबाकर रह गए। कनकलता ने बात को संभालते हुए कहा, अभी बच्ची है, उम्र ही क्या है बेचारी की। वो तो समधी साहब जिद कर बैठे कि उन्हें तो सरगम को अपने पोते की बहू बनाना है, इसलिए शादी जल्दी करनी पड़ी। नहीं तो अभी हम लोग इसका ब्याह करते नहीं, जब तक थोड़ी अकल ना आ जाती। वैसे भी गांव वाले तो सरगम की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ थे ही, और जगजीवन राम जी भी सरगम को बहुत अच्छी तरह जान चुके थे। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ के मेहमानों को भी ठीक तरह से समझा दिया कि बहू थोड़ी नादान है। विदा हो गई और रघुवर दयाल जी के घर को सूना करके सरगम ससुराल आ पहुंची। बहू का स्वागत विधिवत किया गया। सारे नेग चार निभाने के बाद बहू को खाना वाना खिलाया गया। जगजीवन राम ने अपनी बाल विधवा बेटी दमयंती से कहा, बेटी, बहू का जरा ध्यान रखना, अभी अल्लड़ है, रीति रिवाजों को ठीक से नहीं जानती। अगर कोई कुछ कहे तो जरा संभाल लेना। ठीक है बाबूजी, दमयंती बोली। बेचारी दमयंती का ब्याह बचपन में हो गया था। जगजीवन राम जी ने सोचा था कि 7-8 साल में दमयंती का ब्याह करके 16-17 साल में गौना कर देंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके दामाद को 10 साल का होती सांप डस लगेगा और वो काल के गाल में चला जाएगा। बेचारी दमयंती भी तब 90 साल में ही लगी थी। जगजीवन राम जी का दामाद दमयंती से केवल 1 साल ही बड़ा था। जगजीवन राम जी तब रोते कलपते रह गए थे। इकलौती बेटी, वो भी बाल विधवा। उन्होंने कोशिश भी की कि दमयंती का दूसरा ब्याह हो जाए, लेकिन घर वालों और रिश्तेदारों ने ही इस बात के लिए मना कर दिया कि अगर उन्होंने बाल विधवा बेटी का दोबारा ब्याह किया तो वे सब उनके घर का पानी भी नहीं पिएंगे। इसलिए वे उसका दोबारा ब्याह ना कर सके, और उन्होंने फिर दमयंती को उसके ससुराल भी नहीं भेजा। जगजीवन राम जी बोले, ससुराल में केवल वो लोग उसे नौकरानी ही तो बना कर रखेंगे, वहां उसकी क्या इज्जत है। इससे तो अच्छा है ये मेरे घर पर ही रहे, कम से कम मेरी आंखों के सामने तो रहेगी। दमयंती भी अपने भाई भाभीियों के साथ मायके में ही रम गई। सबका काम करती रहती और मुंह से कभी उफ भी न करती, इसलिए वो किसी को भी खटकती नहीं थी। साल में 2 सफेद धोती मिल जाती और खाने को खाना, इतना काफी था उसके लिए। अपने और भी भतीजों के अलावा दमयंती का अपने भतीजे संयम से कुछ ज्यादा ही लगाव था, क्योंकि बचपन से संयम अपनी माँ के पास कम, अपनी बुआ दमयंती के पास ज्यादा रहता था। संयम की माँ सुभद्रा के पास घर की भी जिम्मेदारियां थी, क्योंकि वो घर की बड़ी बहू थी, और सुभद्रा की सास उसके ससुराल आने के पहले इस स्वर्ग से धार चुकी थी। फिर सुभद्रा के संयम के अलावा और भी 2 छोटे बच्चे थे। संयम सब में बड़ा था, इसलिए सुभद्रा ने संयम की जिम्मेदारी अपने ननद दमयंती को ही सौंप दी थी। दमयंती की बात संयम ज्यादा मानता था। एक तरह से दोनों के बीच माँ बेटे जैसा रिश्ता था। ये बात जगजीवन राम जी बहुत अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए वे चाहते थे कि सरगम की देखभाल दमयंती ही करे, उसे तौर तरीके से वाकिफ कराए। और दमयंती ने ये जिम्मेदारी ठीक से उठाई भी। रात को दमयंती ने ही सरगम का सब श्रृंगार किया, जबकि इस बात का विरोध दमयंती की छोटी भाभी ने किया कि सुहागिन का श्रृंगार बाल विधवा कैसे कर सकती है। लेकिन सुभद्रा को इससे कोई एतराज ना था। वो अपनी देवरानी से बोली, छोटी बहू, किस जमाने में जी रही हो? किसने कहा कि अगर दमयंती बिन्नो सरगम बहू का श्रृंगार करेगी तो अपशगुन हो जाएगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, मैं ये सब नहीं मानती। सुभद्रा के विचार सुनकर जगजीवन राम जी भी खुश हुए। सरगम को तैयार करके दमयंती ने सरगम को
उसके फूलों से सजे हुए कमरे में ले जाकर बिठा दिया और बोली, सरगम, संयम आए तो सबसे पहले उसके चरण स्पर्श कर लेना। मेरे दुल्हे का नाम संयम है ना बुआ जी? सरगम ने पूछा। हाँ, अच्छी बहू अपने पति का नाम नहीं लिया करती, दमयंती बोली। नाम नहीं लेती तो फिर क्या कहती है? सरगम ने पूछा। सुनिए जी, ए जी, ऐसे पुकारा करो संयम को, दमयंती बोली। ठीक है बुआ जी, मैं अब से नाम ना लूंगी, सरगम बोली। ठीक है, तो अब मैं जाती हूँ, ये पान रखा है, संयम को खिला देना। इतना कहकर दमयंती चली गई। काफी रात गए संयम अपने दोस्तों से फुर्सत पाकर अपने कमरे में आया। दमयंती ने उससे कमरे में जाने को कहा। संयम ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया और धीरे से कमरे के किवाड़ लगाए, उसने देखा कि सरगम बिस्तर पर पैर पसार कर सोई पड़ी है। वो उसके पास गया और ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा। लालटेन की पीली रोशनी में लाल जोड़े और गहनों से लदी सरगम बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। उसकी मुंदी पलके और गुलाब की पंखुड़ी के समान होंठ उसकी खूबसूरती की गवाही दे रहे थे। मेहंदी से रची हथेलियां, लाल लाल चूड़ियों से सजी सुंदर गोल कलाइयां, महावर रचे पांव जिनमें घुंघरू वाली पायल थी। सरगम ने करवट ली तो चूड़ियां और पायल साथ साथ बज पड़ी और इधर संयम के दिल में हलचल मच गई। संयम ने आज पहली बार अपने दुल्हन का मुंह देखा था उसका दिल जोरों से धड़क उठा। सच में दादाजी ने उसके लिए नायाब और खूबसूरत मोती चुना था। वो सच में सरगम को पाकर निहाल हो उठा। वो आज स्वयं को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रहा था कि उसे इतनी सुंदर दुल्हन मिली है। फिर उसने धीरे से सरगम को चादर उड़ा दी, बिस्तर से एक तकिया उठाया, फर्श पर चटाई बिछाई और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गया। भोर हो चुकी थी। पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही थी। शायद 5 बज चुके थे। दमयंती बुआ ने कमरे के किवाड़ों की कुंडी को हौले से खड़काया। सरगम तो कुंडी खड़काने की आवाज नहीं सुन पाई, क्योंकि उसे तो जल्दी उठने की आदत ही नहीं थी। लेकिन संयम उठ गया और दरवाजा खोला। दमयंती बुआ बोली, बहू कहाँ है? आज उसे पूजा करके रसोई छूनी है और कुछ पकवान भी बनाने होंगे। संयम ने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, हो रही है आपकी प्यारी बहू, जगा लीजिए। दमयंती ने जैसे ही कमरे का नजारा देखा तो कमरे की हालत देखती रह गई। नीचे चटाई और बिस्तर पर बहू। तो मित्रों, ये था सुहाग कहानी का पहला भाग। जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगी सुहाग कहानी का दूसरा भाग। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही।